जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्र अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के चतुर्दश गुणस्थान अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। 2 गुणस्थानों की चर्चा हमने की, मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थान। 2 गुणस्थानों की हमारी चर्चा हो गई है। सासादन गुणस्थान में जो एक भाग में आया है, मैं वो थोड़ा सा यहाँ से पढ़ती हूँ। सासादन गुणस्थान के बारे में क्या आया है, और उसके बाद तीसरे गुणस्थान की चर्चा प्रारंभ करेंगे। हाँ, लेकिन औपचारिक समय दर्शन पूर्ण होने के एक समय पहले करने का और दर्शन 6 अवधि काल शेष समय रहने पर अगर संस्कार की बनने की किसी भी एक विषय का उनका आदर्श है। हाँ, समय दृष्टि तो होता ही होता है। आप अभी इसके पहले क्या बोले, इसके बाद की एक समय और 6 आंवली। एक समय औपचारिक समय दर्शन काल पूरा होने में, हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि औपचारिक समय दर्शन होने में इतना काल है। तो औपचारिक दर्शन समय दर्शन का एक कर्तव्य होता है। हाँ, वो काल पूरा होने में एक समय जगन्य रूप से और उत्कृष्ट रूप से 6 पूर्ण होने में औपशमिक। देखो अपन इसमें से पढ़ते हैं, इसमें से और क्लियर एक बार होगा। इसमें से रीड करते हैं। सम्यक दर्शन की विराधना को आसादन कहते हैं, और उसके साथ नहीं, ये भाग में से पढ़ रही हूं मैं, उसके साथ जो भाव होता है उसको सासादन कहते हैं। जिस औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ने अनंतानुबंधी कषाय के उदयवश औपशमिक सम्यक दर्शन के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन रूपी रत्न पर्वत के शिखर से च्युत होकर मिथ्या दर्शन रूपी भूमि के सन्मुख होते हुए सम्यक दर्शन का तो नाश कर दिया, किंतु मिथ्या दर्शन को प्राप्त नहीं हुआ, उस जीव की उस अवस्था को सासादन गुणस्थान कहते हैं। हाँ, बराबर जो आप कह रहे हैं कि जिस औपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ने, मतलब औपशमिक जो अपन ने कल बात की थी उसमें थोड़ा करेक्शन करना पुष्पा आंटी, कि औपशमिक सम्यक दृष्टि हो गया है और उसका काल, औपशमिक सम्यक्त्व का काल कितना, अंतर्मुहूर्त का। तो उस अंतर्मुहूर्त काल में अगर किसी को अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए तो वो सासादन गुणस्थान में चला जाता है। और वो कितना काल, इसलिए इसको कहते हैं कि दोनों का काल एक ही है। अंतर जिस काल में औपशमिक सम्यक दर्शन है उसी काल में सासादन गुणस्थान हो जाता है। मतलब वो पूरा होने के बाद नहीं, पूरा होने के बाद हुआ तो वो या तो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो जाएगा, हाँ मिथ्यात्व में, या सादी मिथ्या दृष्टि जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। तो सासादन नहीं रहा फिर। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। इस गुणस्थान का पूरा नाम सासादन सम्यक्त्व है। सासादन पद के साथ सम्यक पद का प्रयोग भूतपूर्व न्याय की अपेक्षा किया हुआ है। मतलब सासादन सम्यक्त्व भी बोल देते हैं तो बोले सम्यक्त्व तो है नहीं, किंतु मिथ्यात्व हुआ नहीं है, तो फिर सम्यक्त्व क्यों कहा, कि भूत निगमनय से उसे सम्यक्त्व भी कह देते हैं। इसका काल अंतर्मूर्त मात्र है। और इसके बाद क्या होगा राजेश आंटी, इस काल पूर्ण होने के बाद वो नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में ही जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई गिर रहा है तो ये सासादन गुणस्थान वाला जीव नीचे नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में ही जाएगा।
ठीक है, इसका काल अंतर्मुहूर्त का काल है। कौन सी कषाय का उदय रहता है ममता आंटी? कौन सी कषाय का उदय? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ। अनंतानुबंधी में से किसी एक की भी, क्रोध की या मान का या किसी का भी। हाँ, किसी एक कषाय का, 4 कषाय में से किसी एक कषाय का उदय आ जाएगा तो वो जीव सासादन गुणस्थान में होगा। तीसरे गुणस्थान की बात करते हैं। छंद नंबर 21 है, पेज नंबर 372। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। एक साथ छंद बोलते हैं। तृतीय गुणस्थान का स्वरूप। पहले छंद नंबर 21 बोलते हैं। ये मैंने 22 निकाल रखा है। हाँ, छंद बोलते हैं एक साथ। सासादन गुणस्थान भयो समापत मिश्र नाम गुणस्थान वर्णन करूं तृतीय। देखिए, क्या सासादन नाम का गुणस्थान का वर्णन समाप्त किया, जो कि दूसरा गुणस्थान था, और अब मिश्र गुणस्थान का वर्णन करता हूं, जो कि तृतीय गुणस्थान है। 2 गुणस्थान के नाम याद हो गए। मिथ्यात्व गुणस्थान, दूसरा सासादन। तीसरा नाम है मिश्र। नाम भी मिश्र है ना। और अब इसमें प्रकृति का उदय देखते हैं, कौन सी प्रकृति का उदय रहता है। एक साथ बोलते हैं छंद नंबर 22। उपसमी समकिति के तो सादी मिथ्यामति दूनी को मिश्रित मिथ्यात्व आई गए हैं। अनंतानुबंधी चोकरी को उदय नाही जामे मिथ्या समय प्रकृति मिथ्यात्व न रहे। जहाँ सत्य सत्यासत्य रूप समकाल ज्ञान भाव मिथ्या भाव मिश्र धारा बजे है। या की स्थिति अंतर मुहूर्त उभय रूप ऐसो मिश्र गुण थान आचार्य कहे हैं। देखिए, उपसमी समकिति के तो सादी मिथ्यामति दूहुनी को मिश्रित मिथ्यात्व आई गए है। उपशमी सम्यक दृष्टि जीव के सादी मिथ्यामति या फिर सादी मिथ्या दृष्टि जीव के, दोनों में से कोई भी जीव के दूहुनी को मिश्रित मिथ्यात्व आई गए है। मिश्र प्रकृति का अगर उदय आ जाए तो कौन से 2 जीवों को? उपशमी सम्यक दृष्टि जीव को या सादी मिथ्या दृष्टि जीव? सादी मिथ्या दृष्टि जीव मतलब कौन? एक बार जिसका सम्यक दर्शन प्राप्त छूट गया है वो जीव, वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव। और उपशमी समकिति कौन कर रहा है? अंतर्मूर्त का काल जिसका खत्म हुआ, बस वो औपशमिक सम्यक्त्व जिसको हो गया है, वो जीव या सादी मिथ्या दृष्टि जीव। इन दोनों में से किसी को भी अगर मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए तो वह तृतीय गुणस्थान में प्रवेश करता है ना। मिश्र प्रकृति भी मिश्र है और गुणस्थान का नाम भी मिश्र है। बहुत सरल हो गया। अभी तक कौन कौन सी प्रकृति पढ़ ली अपन ने? कि दर्शन मोहनी का उदय है तो कौन सा गुणस्थान? मिथ्यात्व, पहला गुणस्थान। ठीक है, अब उसके 3 टुकड़े हो गए दर्शन मोहनी के, और मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हुआ तो कौन सा गुणस्थान? पहला गुणस्थान। किंतु उसको नाम क्या बोल देंगे? सादी मिथ्या दृष्टि। उस जीव का नाम हो जाएगा सादी मिथ्या दृष्टि। समझ आ रहा है ना पुष्पांटी? फिर उसके बाद अगर मिश्र प्रकृति का उदय आ जाए तो कौन सा गुणस्थान? तीसरा गुणस्थान, जिसका की नाम मिश्र गुणस्थान है। फिर एक प्रकृति और बच गई, सम्यक प्रकृति। दर्शन मोहनी के 3 टुकड़े हुए थे ना, मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का उदय आया तो मिथ्यात्व गुणस्थान, मिश्र का उदय आया तो मिश्र गुणस्थान, और सम्यक का उदय आया तो उसकी बात बाद में करेंगे। ठीक है, और 4 और हो गए थे। चारित्र मोहनी की भी 4, अपन ने कहा था ना 7 प्रकृति होती है। तो अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ गया तो सासादन।
ठीक है, इसलिए अपन ने प्रकृतियां याद की थी। एक साथ कौन बता सकता है सबका नाम? सुनीता आंटी बताएं। साथ में आ गया यक्ष शासक, ऐसे बोलना है। हाँ, पहला गुण स्थान में कौन से कर्म का प्रकृति का उदय? वो दर्शन मुनि का उदय आ दर्शन गया। मोहनी या मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में। दूसरे गुण स्थान में कौन सी प्रकृति का? उदय आ गया, शासक मुनि का हाँ, उदय आ गया। और तीस के साथ तो वो अनुबंधी से वो सभी ऐसे शादी में से कोई का उदय आ गया तो सम्यक दृष्टि आ जाएगा। सम्यक विद्या प्रकृति का उदय आ गया। बस सीधा सिंपल इतना है कि सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का या मिश्र प्रकृति का उदय आ गया तो मिश्र गुण स्थान में। इतना सरल कर दिया। जिस प्रकृति का उदय है वही गुण स्थान का नाम है, बस सासादन में अलग है थोड़ा सा। मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व गुण स्थान, मिश्र का उदय है तो मिश्र गुण स्थान, और अनंतानुबंधी का उदय है तो सासादन गुण स्थान। ठीक है, चलिए। अनंतानुबंधी चोकरी को उदय नाही जामे, और सरल कर दिया। बनारसी दास जी ने लिख दिया कि इस गुण स्थान में अनंतानुबंधी चोकरी में से किसी का उदय नहीं होता है। मिथ्या समय प्रकृति मिथ्यात्व न रहे है, ना ही मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का उदय भी इसमें नहीं होता है। मिथ्यात्व अलग और सम्यक अलग, मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का उदय भी इस गुण स्थान में नहीं होता है। और कैसा है? जहां सदहन सत्या सत्य रूप समकाल, किंतु श्रद्धान कैसा होता है? सत्य और असत्य दोनों एक साथ होता है। बहुत मुश्किल से समझ में आता है ये तीसरा गुण स्थान। क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम क्या पढ़ते हुए आए हैं कि श्रद्धा पूरी पलटती है, समर्पण पूरा होता है, सम्यक दर्शन एक काल में एक समय में हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धान पूरा, या तो मैं शरीर हूं या तो मैं आत्मा हूं, हम ऐसा पढ़ते हैं। किंतु फिर भी ये तीसरा गुण स्थान कैसा है कि ये मिश्र गुण स्थान है। तो कैसे वो परिणाम होते होंगे कि वो केवल ज्ञान, हाँ, केवल ज्ञान गम्य है कि वो कितना सूक्ष्म परिणाम होता होगा कि उस समय जीव अपने को शरीर और आत्मा दोनों मान रहा है। सम्यक दर्शन हो गया तो पूरी तरह से अपने को आत्मा ही मान रहा है। मिथ्या दर्शन है तो पूरी तरह से अपने को शरीर ही, परद्रव्य ही मान रहा है। किंतु ये एक गुण स्थान है जहां पर सत्य और असत्य दोनों चीजें एक साथ रहती है। ज्ञान भाव मिथ्या भाव मिश्र धारा बहे है। ज्ञान भाव भी है यहाँ, ज्ञान भाव मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान भी है और मिथ्या भाव भी है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान भी है। ऐसी मिश्र धारा एक साथ बहती है। समझ में आया मम्मी क्या बता रहे हैं? कि एक जैसा मतलब सत्य और असत्य दोनों भी एक साथ, ज्ञान भाव और मिथ्यात्व भाव ये दोनों चीजें एक साथ होती है। किंतु ये बहुत समय तक जीव ऐसी स्थिति में नहीं रह सकता है। या की तिथि अंतर मुहूर्त उभय रूप, कि इसकी स्थिति अंतर्मूर्त जितनी ही है, ऐसा असमंजस में व्यक्ति बहुत देर तक नहीं रह सकता है। तो इसलिए इसकी स्थिति अंतर्मूर्त मात्र है। ऐसो मिश्र गुण थान आचार्यज कहे है। इस तरह से आचार्य भगवान मिश्र गुण स्थान बताते हैं। ठीक है, उभय रूप से मतलब सम्यक ज्ञान और ये दोनों एक, हाँ, मिथ्या और सम्यक दोनों ऐसी स्थिति, मिथ्या और सम्यक एक साथ रहने वाली या मिश्र गुण स्थान रूप उभय रूप स्थिति अंतर्मूर्त तक रहती है। इस तरह से यहाँ पे एक बार अर्थ पढ़िए बेला भाभी इसका। आचार्य कहते हैं कि उच्चम सम्यक दृष्टि अथवा साधी मिथ्या दृष्टि जीव को यदि मिश्र मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति का उदय हो पड़े और अनंतानुबंधी की चोकड़ी तथा मिथ्यात्व मोहनीय और सम्यक मोहनीय इन 6 प्रकृतियों का उदय न हो, वहाँ एक साथ सत्य असत्य श्रद्धानुभूत ज्ञान और मिथ्यात्व मिश्रित भाव रहते हैं। वह मिश्र गुण स्थान है, इसका काल अंतर यहाँ गुण मिश्रित दही के समान सत्य असत्य मिश्रित भाव रहते हैं। हाँ, यहाँ पर जो उदाहरण मिलता है वो श्रीखंड खाने जैसा है कि दही और मीठे का दोनों का एक साथ स्वाद उसको आ रहा है। उस समय उस जीव से पूछें कि आप खट्टा खा रहे हो या मीठा खा रहे हो, तो वो बताने में असमर्थ है।
वैसा ही इस समय जीव का, ये बहुत स्थूल उदाहरण है ये वाला भी, एक्चुअली कहा जाए तो परिणाम किस तरह के होते होंगे उस जीव के, या तो उस गुण स्थान में जाकर देखो या केवली बन जाओ, तो ही इस गुण स्थान में कैसे भाव होते हैं वो भाव हमको समझ में आ सकते हैं। हाँ, इसमें देखिए ये है ना 20 नंबर के छंद में हमने जो सासादन में पढ़ा था उसमें यहाँ पर उल्टी वाला उदाहरण दिया था बनारसी दास जी ने, कि उस समय मुंह में थोड़ा सा स्वाद रह जाता है, वो बनारसी दास जी का खुद का है, और ये यहाँ पर श्रीखंड वाला उदाहरण दिया है। तो वैसे इन दो गुण स्थानों को सरलता से याद रखना है। तो सासादन गुण स्थान में पर्वत से गिरते हुए पुरुष की भांति, तो वो नीचे ही जाएगा, इस तरह सासादन गुणस्थान वाला जीव नीचे ही जाएगा। और मिश्र में श्रीखंड वाला उदाहरण याद रखें कि जिस तरह दोनों खट्टा और मीठा स्वाद एक साथ रहता है, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान और सम्यक दर्शन या मिश्र परिणाम एक साथ इस जीव को होता है। एक इस गुणस्थान की खासियत है कि इस गुणस्थान में मरण नहीं होता है और आयु बंध भी नहीं होता है। क्यों होता होगा ऐसा सुशीला आंटी? मरण भी नहीं होता तीसरे गुणस्थान में, संशय है ना उसे। हाँ, अगर, क्योंकि हमने पढ़ा है सम्यक्त्व के साथ प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष, अब उस जीव को अगर सम्यक दृष्टि मानो तो वो यहाँ उत्पन्न नहीं हो सकता, और अगर मिथ्या दृष्टि मानो तो वो यहाँ उत्पन्न हो सकता है। तो अगर उस जीव को इस समय आयु बंद हो जाए तो वो फिर तिर्यंच में जाएगा या नहीं, मतलब एकेंद्रिय आदि बनेगा या नहीं बनेगा, प्रथम दूसरी तीसरी नरक में जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये असमंजस की स्थिति है। इसलिए यहाँ पर नियम है कि न तो मरण होता है और न ही इस समय आयु का बंध होता है। दो कोटि के बीच रहा है वो। हाँ, इसलिए दो में झूल रहा है, तो इसलिए कर्णानी योग का नियम है, और इसलिए कितना एकदम फिक्स नियम है। इसमें क्यों ऐसा होता है कि भाई कुछ नहीं, नियम है तो नियम है। सूर्य पूर्व से क्यों उगता है? उगता है तो उगता है, नियम है। इसी तरह तीसरे गुण स्थान में आयु बंध क्यों नहीं होता है कि नहीं होता है तो नहीं, और इसके पीछे लॉजिक भी बता दिया कि उसको कौन सी गति में जाएगा वो निश्चित करना मुश्किल है। अब इस गुण स्थान में आते कहाँ से हैं और इस गुण स्थान में जाते कहाँ से हैं, इसका काल कितना है वो तो हमने देखा, अंतर मुहूर्त का काल है। पहले गुण स्थान का काल भी हमने देखा, दूसरे गुण स्थान का काल एक समय और 6 आवली के बीच का काल, या औपशमिक सम्यक दर्शन के बीच का काल, जो अंत वाला समय बचा है वो समय। तृतीय गुण स्थान का काल अंतर मुहूर्त का काल। और कहाँ जाता है ये जीव तीसरे गुण स्थान वाला, ऊपर जाता है या नीचे? सासादन वाला तो नीचे ही जाता है, हाँ, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। ऊपर में जाएगा तो सीधे चौथे में जा सकता है, पांचवे में नहीं जाएगा, चौथे में जा सकता है। और नीचे जाएगा तो दूसरे में नहीं, पहले में ही जाएगा। मतलब इस गुण स्थान से जीव कहाँ कहाँ जाता है, तो पहले गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में जीव जा सकता है, क्योंकि उसके मिश्र परिणाम चल रहा है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करेगा तो चौथे गुण स्थान में चला जाएगा, और पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा तो पहले गुण स्थान में आ जाएगा। इस तरह से इस गुण स्थान का वर्णन हुआ। किसी को कुछ और प्रश्न इस गुण स्थान में? इस गुण स्थान में जाना है या नहीं जाना है? जाने का क्या नहीं। फायदा और नहीं जाने का क्या नुकसान? जाने से क्या नुकसान और नहीं जाने से क्या फायदा, दोनों बताओ, फायदा और नुकसान। जानने से तो ये है कि हमारा संगठन छूटता है, हाँ, नुकसान है। और फायदा ये है कि अगर वापस पुरुषार्थ कर ले तो वापस ऊपर जा सकते हैं, मतलब भव्य हो सकते हैं, भव्य हो जाएंगे, इस गुण स्थान में जाएंगे तो सर्टिफाइड हो जाएगा, तो सम्यक्त्व में जा सकते हैं। और थोड़ा पुरुषार्थ कम हो गया तो नीचे भी जा सकते हैं। इसलिए कोशिश तो करनी है कि चौथे में ही इतना उग्र पुरुषार्थ, देखिए अभी चौथे गुण स्थान का वर्णन आने वाला है, किस तरह के पुरुषार्थी जीव चौथे गुण स्थान में होते हैं। इस कंडीशन है कि वहाँ अनंत हो जाए। हाँ हाँ, सासादन गुण स्थान में इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इसको तो उदय किसका आया है,
मिश्र प्रकृति का आया है, और दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी चाहिए, और मिश्र में तो सम्यक और मिथ्यात्व दोनों चीजें हैं, तो इसलिए सम्यक में भी जा सकता है और मिथ्यात्व में भी जा सकता है, नाम से भी अगर हम इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो। चलिए, चतुर्थ गुण स्थान वर्णन करने की प्रतिज्ञा। 23 नंबर का छंद है, एक बार बोलते हैं। मिश्र दशा पूरन भई कही यथामति भाव, अब चतुर्थ गुण थान विधि कहो जिनागम सार। मिश्र दशा का वर्णन यहाँ पर पूरा हुआ, कही यथामति बाकी, मतलब जितनी मेरी बुद्धि थी, मति यानी जितनी मेरी बुद्धि थी उतना मैंने वर्णन किया चौथे गुण स्थान का और तीसरे गुण स्थान का, और अब चतुर्थ गुण स्थान जिनागम के अनुसार मैं यहाँ से वर्णन करता हूँ। पुष्पा आंटी, पहला दूसरा तीसरा समझ में आया गुण स्थान, है ना? चौथे गुण स्थान का वर्णन कौन सा है? छंद नंबर है 24, और यहाँ से 55 नंबर तक के छंद तक चौथे गुण स्थान का वर्णन है। इतना बड़ा, बहुत बड़ा स्वरूप है चौथे गुण स्थान का, बहुत रंग बिरंगा स्वरूप है चौथे गुण स्थान का। तो उसका वर्णन यहाँ से हम पढ़ते हैं, पहले छंद बोलते हैं, उसके बाद इसकी। हाँ, सम्यक दर्शन इसी गुण स्थान से होता है, और सबसे तरह तरह के जीव भी इसी गुण स्थान में देखने को मिलते हैं। शादी करने वाले जीव भी इस गुण स्थान में हैं, और ब्रह्मचर्य से रहने वाले 5वें लोकांतिक स्वर्ग के देव भी इस गुण स्थान के हैं। जो कभी किसी पंच कल्याणक में नहीं आए, ऐसे सर्वार्थ सिद्धि के देव भी चौथे गुण स्थान के हैं। और हाँ, और सौधर्म इंद्र जो भक्ति में नाच नाच के 1000 नेत्र बना ले, वो भी इसी गुण स्थान का जीव है। पंचे नारकी भी चतुर्थ गुण स्थान के जीव हैं, देव भी और पशु भी सब चौथे गुण स्थान में आ सकते हैं। तो कितना अलग से, क्योंकि ये गुण स्थान ऐसा है कि बाहर से दिखाई नहीं देता है। 5वें गुण स्थान वाला जीव बाहर से दिखाई देने लगेगा कि व्रत प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा उसके है, तो दिखने लगेगा। छठे गुण स्थान वाला भी पहचानना इजी है, किंतु चौथे गुण स्थान वाला कौन जीव है पहचानना मुश्किल है। इसलिए हम ये पढ़ के दूसरे जीवों को पहचानेंगे, इसलिए पढ़ना है। हमको प्रकट करना है दूसरे चौथे गुण स्थान में कौन कौन है, दूसरों को परखना नहीं है। हमारी प्रवृत्ति चौथे गुण स्थान वाली हो, ऐसा हमें करना है। पढ़ते हैं 24 नंबर का छंद। केई जीव सम कित पाई अर्थ बुध गल परावर्त काल ताई तोखे बोई चित के एक अंतर मूरत मार्ग उलंगी सुख बेदे मुख बीत के ताते अंतर मूरत सुद अर्ध पुद गल लो जेते समय होई तेते भेद समकित के जाहि समय जाको जब समकित होई सोई तब ही सो गुण गहे दोष दहे इत के। अब इसमें अब अपन पहले ये सारी चीजें जो यहाँ पर 25 छंदों में बताने वाले हैं, 25-30 छंदों में, उसको पूरा पढ़ेंगे, और उसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा हमको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें, ऑप्शन छायिक सम्यक्त्व, छायोपशमिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व, सारी चीजें बनारसी दास जी ने आगे लिखी है। 25 ये दोष रहित सम्यक्त्व होता है, 8 गुण सहित होता है, वो सब का वर्णन, यहाँ तक कि 22 अभक्ष जो सम्यक दृष्टि नहीं खाता है उसका तक वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। इस गुण स्थान पर बहुत रीझे हुए बनारसी दास जी इसलिए थे क्योंकि अगर इस गुण स्थान को सही से नहीं समझें तो जीव निश्चयाभासी होने के पूरे चांसेस हैं, है ना। इसलिए इस गुण स्थान का वर्णन इस अच्छी तरीके से बनारसी दास जी ने किया है
केई जीव सम कित पाई अर्ध पुद्गल परावर्त काल ताई चोखे होई चित्त के। कई जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अर्ध पुद्गल परावर्तन तक निर्मल चित्त वाले रहते हैं। सम्यक दर्शन के बाद कोई जीव कितना रह सकता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन तक। अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है शशि आंटी? आधा हो गया ना, एक द्रव्य का पुद्गल द्रव्य का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का जो क्रम से चक्कर होता है। हाँ, वो तो परावर्तन तो 5 तरह के, ये तो एक आप बता रहे हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, है ना। चलिए ये आपका होमवर्क है, ठीक है, मंडे की क्लास के लिए, कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मतलब कितना काल। अनीता आंटी, पुष्पा आंटी, ममता भाभी, है ना मम्मी, ये होमवर्क है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मतलब कितना, यहाँ बता दिया। एक सम्यक दृष्टि जीव अधिक से अधिक तक अर्ध पुद्गल परावर्तन तक चोखे होई चित्त के मतलब निर्मल परिणाम वाला रह सकता है। इसका मतलब अधिक से अधिक काल। केई एक अंतर मूरत गंथि भेदी मार्ग उल्लंघी सुख वेदे मोख चित्त के वित्त के। और कोई, ये चतुर्थ गुणस्थान कितना अजीब गुणस्थान है कि कोई अंतर मूर्त तक इस गुणस्थान में रहे, मिथ्यात्व का ग्रंथि भेद कर दे। हाँ, अंतर थोड़ा थोड़ी वाला है। अभी नहीं बताऊंगी। एक बार अच्छा है विचार करके देखो, फिर अपन अगली क्लास में तो करेंगे ही। कोई क्या कर सकता है कि अंतर मूर्त में ग्रंथि भेद करके मार्ग का उल्लंघन करके, ऐसा क्यों लिखा बताना, सुख वेदे मोक्ष वित्त के, अंतर मूर्त में ही मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है। कोई चौथे गुण स्थान वाला जीव तो अनीता आंटी क्या करे, अर्ध पुद्गल परावर्तन तक सम्यक्त्व के साथ, किसके साथ, चित्त निर्मल चोखे होई चित्त के, चित्त निर्मलता के साथ, सम्यक दर्शन के साथ अर्ध पुद्गल परावर्तन तक घूम ले। और कोई जीव अंतर मूर्त में ही मिथ्यात्व को भेद करके मोक्ष सुख का वेदन कर ले। नहीं, भरत जी बताइए, भरत जी है क्या इसका उदाहरण? भरत जी समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, क्योंकि भरत जी को तो सम्यक दर्शन कब का हो गया था। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, कोई मिथ्यात्व में है, उसी ने सम्यक दर्शन किया और तुरंत के तुरंत मोक्ष कर लिया। ये हाँ, भरत जी के, मैं भी यही सोच रही थी, भरत जी के जो 903 पुत्र बता ममता भाभी, उन्होंने क्या किया था कि सीधे के सीधे बोला, सबसे पहले हमें दिव्य ध्वनि सुनी, सम्यक दर्शन हुआ, पहला शब्द ही क्या बोला, हमें जैनेश्वरी दीक्षा दो, और तुरंत के तुरंत ध्यान करके मोक्ष में चले गए, है ना। सबके सब वो छह वो बहुत कैलकुलेशन आती है उसमें, 6 महीने 8 समय में नहीं गए थे, तो 600 इधर से लिए, इधर से बाकी के लिए, इसलिए। हाँ, और दीक्षा लेते ही मोक्ष हो गया था क्या? हाँ, सुनने में तो ऐसे ही, बाकी और कंफर्म मेरे ख्याल से दीक्षा लेते से ही मोक्ष हो गया था उनको। भरत जी का किस लिए था कि भरत चक्रवर्ती तो मुनि बनने के बाद अंतर्मूर्त में मोक्ष हुआ। अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि सम्यक दर्शन भी हो और साथ में ही, या फिर हम इसमें ले सकते हैं कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज हो जो पहले गुण स्थान वाले हों या सादी मिथ्या दृष्टि हो गए हों, तो वो वापस से सम्यक्त्व ग्रहण करें और पुरुषार्थ करें और सीधे के सीधे मोक्ष में चले जाएं, है ना। तो इस तरह से जैसे अंजन चोर के भी सम्यक दर्शन का तो आता है, किंतु उसके आगे का पता नहीं कि वो मुनि दशा में कितने समय रहे या बाद में। किंतु कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज इसमें फिट बैठ सकते हैं कि जो द्रव्यलिंगी मुनिराज सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करें, अंतर्मूर्त तक आत्मा में लीन रहें और सीधे केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लें। एक और होमवर्क दे सकते हैं कि कोई उदाहरण ढूंढ के लाइए, अगर किसी का उदाहरण ऐसा पता हो कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव
डायरेक्ट सम्यक दर्शन करके केवल ज्ञान प्राप्त किया हो किसी ने। ये राजा मधु का आता है कि वो गौतम गणधर तो नहीं आएंगे इसमें, उन्होंने तो 30 साल तक मुनि रहे ना। हाँ वे नहीं आए। किसने? राजा गरुड़। नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। अंदर कभी नहीं आ सकता, शादी हो सकता है, शादी हो कौन? अंदर जो थे ये गौतम गणधर? नहीं नहीं, वो तो नहीं, क्योंकि वो 20 साल, यही बता रही है अनीता आंटी की, वो बाद में मुनि अवस्था में रहे ना 20 वर्ष तक। जब जिस दिन मुनि अरहंत उनको केवल ज्ञान को हुआ, तब इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो 20 वर्ष तक तो रहे ही, से 30 वर्ष तक, 42 से 30 वर्ष तक अरहंत अवस्था में रहे, और ये मुनि अवस्था में रहे 30 वर्ष तक। समझ में आया क्या बोला बेला भाभी? 30 वर्ष तक महावीर भगवान अरहंत अवस्था में रहे, और 30 वर्ष तक गौतम गंधर मुनि अवस्था में रहे, इसलिए उनके ऊपर भी ये वाला नियम नहीं समझ में आता। मतलब यहाँ तो ये बता रहे हैं, विचित्रता बता रहे हैं। कौन? गौतम गणधर। साथ में क्यों रहे? 30 साल पूरा और उन्होंने हाँ, मतलब ये गौतम गंधर थे ना, इसीलिए तो मुनि थे। गंधर तो पूरे, गंधर पहले मोक्ष कैसे जा सकते हैं? नहीं तो उस गद्दी का क्या होगा? मुख्य गणधर नहीं जा सकते। हाँ, गंधर तो, मुख्य गंधर तो पहले ही इनको मोक्ष होगा, उसके बाद ही ये, नहीं तो गंधर का पद खाली रह जाएगा ना, इसलिए इतने समय तक तो वो मुनि दशा में रहेंगे ही रहेंगे। अर्ध पुद्गल परावर्तन इसको नहीं कहते थे, कर्म पुद्गल परावर्तन, 9 कर्म पुद्गल परावर्तन 2 होते हैं ना, उसमें से एक पूरा हो गया तो अर्ध पुद्गल परावर्तन हो गया। आपको इसके लिए तो मंडे की क्लास में आना पड़ेगा और उत्तर देना पड़ेगा। आप मंडे की क्लास में आते नहीं हो ना, तो मंडे की क्लास में आना पड़ेगा। टाइम थोड़ा सा नहीं बैठ 11 बजे का। नहीं, ठीक नहीं समझ गई मैं, वो तो परेशानी सही। ताते अंतर मुहूर्त सो अर्ध पुद्गल लो, जेते समय होई तेते भेद समकित के लो। और ये तो क्या बात कर ली कि इसलिए अंतर मुहूर्त से लेकर अर्ध पुद्गल परावर्तन तक जितने समय हुए उतने भेद इस गुण स्थान के समझो। मतलब एक तरह से कह रहे इतने तरह के जीव इस गुण स्थान में हो सकते हैं, अलग अलग भाव वाले जीव इस गुण स्थान में हो सकते हैं, इतने तरह के जीव इस गुण स्थान में हो सकते हैं। जाही समय जो को जब सम कित होई सोई, तब ही सो गुण गहे दोष दहे इत के। जिस समय जीव को सम्यक दर्शन हो गया, उस समय से ही वो जीव गुण ग्रहण करने लगता है और दोषों को नाश करने लगता है, जलाने लगता है। सम्यक दृष्टि जीव में सारे गुण ही गुण हो जाते हैं। किसकी महिमा? सम्यक दर्शन की महिमा। हाँ, कि सारे सम्यक दर्शन हुआ तभी से गुण ग्रहण होने लगते हैं। कोई भी, तो हम तो देखते हैं कि कोई अपराध भी करते हैं, गुण ग्रहण, सारे ही गुण कहाँ होते? रामचंद्र जी में कोई दोष नहीं थे? भरत जी में कोई, रामचंद्र जी गुस्सा नहीं कर लेते होंगे कभी? लक्ष्मण पे, सुपर्णखा पे गुस्सा कर लिया, तो यहाँ तो लिखा कि गुण ही गुण हो जाते हैं, गुण ग्रहण करते हैं, दोष का नाश करते हैं। कि श्रद्धान संबंधी दोष उनके कोई नहीं रहता है। चारित्र में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, वो भी अन्याय पूर्वक चारित्र, अभक्ष अन्याय और अनीति वाला चारित्र उनके नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा कि गुण ही रहते हैं और दोष दहन होते जाते हैं। पढ़िए इसका अर्थ, पढ़िए अनीता आंटी, पढ़िए इसका अर्थ। जिस किसी जीव के संसार संस्मरण होना चाहिए, संसरण संसरण का काल अधिक मतलब से अधिक, संस्करण यानी घूमने का काल। घूमने का काल अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन और कम से कम अंतर मोरस शेष रहता है। वह निश्चय सम्यक दर्शन ग्रहण करके चतुर्गति रूप संसार को पार करने वाले मोक्ष सुख की वाग्नी लेता है। अंतर मोरस से लगाकर अब अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के जितने समय है उतने ही सम्यक के भेद हैं। जिस समय जीव को सम्यक प्रकट होता है तभी से आत्म गुण प्रकट होने लगता है।
और सांसारिक दोष नष्ट हो जाते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे और क्लियर कर दिया, आत्मगुण प्रकट होने लगते हैं, मतलब श्रद्धा संबंधी और दृढ़ता हो जाती है। वैसे आत्मिक गुण में ऐसा नहीं है कि कोई और गुण प्रकट हो जाते हैं, चारित्र पूर्ण हो जाता है, वीर्य पूर्ण हो जाते हैं, वैसा नहीं, किंतु श्रद्धा निर्मल होता चला जाता है। इसको यहाँ पर आत्मिक गुण बोला, और संसार के दोष नष्ट होने लगते हैं। एक छंद और पढ़ लेते हैं, 25 नंबर का छंद, 5 मिनट बचे हैं, एक छंद और हो जाएगा। दोहा है, एक साथ बोलते हैं। अद अपूर्व अनिवृत्ति त्रिकरण करे जो कोई, मिथ्यागति विदारी गुण प्रगटे समकित सोई। जो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण पूर्वक मिथ्यात्व का अनुदय करता है, उससे आत्मानुभव गुण प्रकट होता है और वही सम्यक है। अब ये अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये आगे के गुण स्थानों के नाम भी आएंगे, और यहाँ पर भी आए तो क्या, ये तो चौथे गुण स्थान का वर्णन पढ़ रहे हैं, और वो कौन से गुण स्थान का है, 8वां, 9वां और 7वां, 8वां, 9वां, ऐसे गुण स्थान है ना। अपूर्वकरण 7वां नहीं, 8वां और 9वां है ना। अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, अधःकरण नहीं, अपूर्वकरण। तो यहाँ पर है अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, या 8वें 9वें गुण स्थान में है? दोनों में क्या अंतर है? जस्ट और जो अवधि है ये प्रायोगिक अवधि है, जो करण लब्धि, करण लब्धि के समय। ममता भाभी, क्या है दोनों में, क्या अंतर है? वहां का अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण और यहाँ का अपूर्वकरण, कि 2 बार ये परिणाम होते हैं, एक बार दर्शन मोहनी के नाश के समय और दूसरी बार चारित्र मोहनी के नाश के समय, 2 बार। जैसे उपशम भी 2 बार होता है, जब श्रेणी चढ़ते हैं तब भी उपशम होता है कर्मों का, और जब हमने ये चौथे गुण स्थान की शुरुआत की थी, दर्शन मोहनी कर्म का भी उपशम होता है, और चारित्र मोहनी कर्म का भी उपशम, जब उपशम श्रेणी चढ़ते हैं तब होता है। इसी तरह ये अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण के परिणाम, ये परिणामों को एक तरह से बताने वाली चीज है। करण मतलब परिणाम, तो कैसे परिणाम की, अपूर्व परिणाम, अनिवृत्ति के परिणाम मतलब पुनः पुनः नहीं हो, निवृत्ति नहीं हो, नए नए परिणाम, इस तरह के। तो ये दोनों समय होते हैं, जब श्रेणी चढ़ते हैं तब भी होते हैं, और यहाँ पर जब करण लब्धि होती है, करण लब्धि के अंतिम में अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, तो यहाँ जो ये परिणाम हो रहे हैं, ये दर्शन मोहनी के नाश के लिए हो